हमारा अगला पॉइंट है राजनीतिक समाज शास्त्रोपागम। राजनीतिक समाज शास्त्रोपागम, जिसका नाम से ही दिखाई देता है कि राजनीतिक समाज शास्त्र, समाज में जो लोग रहते हैं उनकी राजनीतिक व्यवस्था, जो राजनीति विज्ञान और समाज विज्ञान की सीमाओं का स्पर्श करता है, विषय वस्तु दोनों के विचार क्षेत्र में आती है। राजनीतिक प्रणाली की स्थिरता सामाजिक प्रणाली के भीतर एक उप प्रणाली है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ राजनीतिक समाज वैज्ञानिक एक दूसरे के निकट आ जाते हैं, दोनों में गहरा संपर्क है। यानी कि संक्षेप में हम कह सकते हैं यह राजनीति और समाज के अंतर विषयक अध्ययन का क्षेत्र है। राजनीति वैज्ञानिक इस विषय को राजनीतिक विज्ञान की शाखा मानते हैं। इस दृष्टि से राजनीति समाज विज्ञान का जिज्ञासा का विषय है। राजनीति समाज विज्ञान सीमा क्षेत्र में आकर समाज वैज्ञानिक और राजनीति वैज्ञानिक जैसी समस्याओं का अध्ययन करने लगते हैं। यह बात महत्वपूर्ण है कि राजनीति समाज विज्ञान का सरोकार सामाजिक जीवन के उन पक्षों से है जो राजनीति को प्रभावित करते हैं। अर्थात हम क्या कह सकते हैं कि राजनीति जो है वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित है। राजनीति सामाजिक विज्ञान यानी कि समाज में जो रहने वाले व्यक्ति हैं, जो उस पर शोध करते हैं, उनसे संबंधित है। दोनों का आपस में गहरा संबंध है। राजनीति की सारी समस्याओं को भी राजनीति समाज विज्ञान का विषय नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि अनेक समस्याओं के सामाजिक आधार के अलावा जुड़े हुए आर्थिक, भौगोलिक, मनोवैज्ञानिक महत्वपूर्ण तत्वों का विश्लेषण भी जरूरी हो जाता है। वेबर ने भी इसके बारे में तर्क दिया है कि समाज में शक्ति के प्रभावशाली प्रयोग के लिए शक्ति के साथ वैधता का संयोग जरूरी है। यानी कि प्रभावशाली प्रयोग के लिए शक्ति के साथ उसका वैध होना भी, शक्ति है तो उसका उपयोग यानी कि आवश्यक है। वैधता वह तत्व है जिसके कारण शक्ति से प्रभावित व्यक्ति समूह की दृष्टि से उसका प्रयोग उचित या अनुचित दोनों रूपों में करता है। वेबर ने शक्ति के 3 तरह के रूपों की सत्ता की पहचान की है। शक्ति को सत्ता भी कहा है। फर्स्ट, परंपरागत सत्ता, सेकंड, करिश्माती सत्ता और थर्ड, कानूनी तर्क संगत सत्ता। इसे 3 रूप दिए हैं। पेरेंटो के विचार से भी विशिष्ट वर्ग के मुख्य गुण बुद्धिमत्ता और योग्यता है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि विशिष्ट वर्गवाद के अनुसार किसी राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत सामाजिक आधार का पता लगाने के लिए विशिष्ट वर्गों की ओर ध्यान देना आवश्यक है। अब इस उपागम की जो है विश्लेषण यानी कि उपागम, इसकी क्या समस्याएं हैं, वो किस प्रकार है। समस्या, क्योंकि कोई भी विषय होता है उसके कुछ लाभ होते हैं, कुछ सिद्धांत होते हैं, परंतु उसकी कुछ समस्याएं भी होती हैं, इसलिए इसकी भी समस्याएं हैं। समस्याएं क्या है? तुलनात्मक राजनीति का विचार क्षेत्र इतना अधिक विस्तृत हो गया है कि इसके अध्ययन करना जटिल हो गया है। इसके लिए अध्ययन में कठिनाइयां आती हैं। आज के विश्व में करीब 200 प्रभुसत्ताधारी राज्य हैं, राजनीतिक प्रणालियां हैं। तो इन प्रणालियों में प्रत्येक तुलनात्मक राजनीति के अध्ययनकर्ता से आशा की जाती है कि कोई निष्कर्ष निकालने से पहले विचार करना होगा कि यह विश्वव्यापी स्तर पर लाभदायक है या नहीं। अतः तुलनात्मक राजनीति के विश्लेषण में पहली समस्या यह है कि इसे विश्वव्यापी रूप कैसे दिया जाए। फिर दूसरी समस्या आती है कि ऐसी संकल्पनाओं और परितत्वों का प्रयोग करना पड़ता है जो परंपरागत अध्ययन में अज्ञात थे। तो इसमें क्या है? फर्स्ट समस्या आती है विश्वव्यापी स्तर की, सेकंड आती है संकल्पनाओं की, फिर तीसरी समस्या आती है आधार और सामग्री एकत्र, यानी कि जो आधार है यानी कि जो विषय है वह कैसा होना चाहिए। विषय की जो जानकारी है वो पूरी होनी चाहिए। तथाकथित खुले समाजों के बारे में राजनीतिज्ञों और राजनीतिक दलों की गतिविधियों को पार करना सरल नहीं है। इस प्रकार निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं। निष्कर्ष में हम क्या कहेंगे कि हमने तुलनात्मक राजनीति का जो अध्ययन किया उसमें अनेक विवाद भी आए, अनेक विषय भी हमारे सामने आए। इनके अध्ययन से यह पता चला
कि व्याख्या इसकी देना बहुत अधिक कठिन है। उदाहरण के लिए फ्रांस इटली के साम्यवादी दल शक्तिशाली क्यों हैं? अनेक व्याख्याएं संभव हैं। एक व्याख्या यह भी हो सकती है कि कैथोलिक चर्च सबसे शक्तिशाली क्यों था वहाँ प्रशासक विशिष्ट वर्ग कामगार वर्ग को लोकतंत्रीय राजनीति के साथ जोड़ने के पीछे रह गया। कई बातें बहुत सारे देशों में एक जैसी दिखाई देती हैं।